हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं आज। जैसे ये जो कहावत आपने सुनी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन जो ये हार्ड वर्क है, ये कौन करता है सबसे ज्यादा? एक मजदूर, एक लेबर जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो हार्ड वर्क करने वाला एक लेबर इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं होता? या हार्ड वर्क करने वाला एक लेबर, एक मजदूर सबसे ज्यादा फेमस क्यों नहीं होता? होते हैं कुछ, लेकिन एक मजदूर से ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता होगा? तो क्या होता है कि आपकी ये वाली जो कहावत है वो फेल हो जाती है। एक नई कहावत, एक जो अच्छी कहावत है या सही कहावत, वो क्या है? वो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। क्या है? स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क आपको छोड़ना होगा, स्मार्ट वर्क आपको फॉलो करना होगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये क्या है? स्मार्ट वर्क हमें कैसे करना होगा? मैं आपको स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क कैसे करें, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कैसे करें, स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें। कोई भी स्टूडेंट है, आप किसी भी क्लास के हो सकते हो। आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो सकते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो सकते हो। 10th क्लास में पहले बोर्ड एग्जाम होते थे, लेकिन अब बंद कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। आप 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट हो सकते हो, क्योंकि 12th क्लास में अभी भी बोर्ड एग्जाम चलते हैं। नई शिक्षा नीति के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है, उसमें 12th क्लास को बोर्ड की क्लास रखा गया है, जबकि 10th क्लास को बोर्ड की क्लास अब नहीं माना जाएगा। तो अब क्या होगा? आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो चाहे, तो आपको स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। स्मार्ट वर्क के लिए, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के छात्र हो सकते हो, या पीजी के स्टूडेंट हो सकते हो, या आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट ना होकर किसी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको ये जो मैं स्मार्ट वर्क बताने जा रहा हूं, ये आपके काम आएगा। ये आपकी अच्छी नॉलेज के लिए, आपकी अच्छी नॉलेज के लिए भी है। बोर्ड में एग्जाम में 95% और इससे भी ज्यादा मार्क्स लाने के लिए भी ये स्मार्ट वर्क लागू होगा। यदि आप चाहें कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप क्लास में या अपने सिटी में या अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, तो आपको ये स्मार्ट वर्क फॉलो करना होगा। स्मार्ट वर्क क्या है? आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ाएगा ये, आपको बोर्ड में एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा ये, और आपके एंट्रेंस में भी अच्छे नंबर दिलाएगा ये। एंट्रेंस में भी आप टॉप 10 या टॉप 5 की या टॉप 1 फर्स्ट रैंक पर आपको कामयाबी मिलेगी। वो स्मार्ट वर्क क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आज 15 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स हैं? 15 पॉइंट्स। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वो 15 पॉइंट्स जिनके मैं बात कर रहा हूं। 15 पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स। 15 पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स। वो 15 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने, 2 या 3 शब्दों में उसका अर्थ। 2 से 3 शब्दों में अर्थ। ये क्या लिखा है मैंने? कोई भी वर्ड होता है, कोई भी टॉपिक होता है आपका, उसका अर्थ निकालना है आपको उसके 2 या 3 शब्दों में। जैसे कि मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूं,
जीव विज्ञान का टीचर हूं, तो मैं आपको जीव विज्ञान का कोई एक उदाहरण देकर दिखाता हूं कि एक वर्ड होता है टिश्यू या ऊतक। टिश्यू की परिभाषा के लिए 2 या 3 शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वो हैं ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू यानी कि ऊतक की जो परिभाषा बनती है वो इन 3 शब्दों से मिलकर बनती है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर आइडेंटिकल इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये होता है कोशिकाओं का वो ग्रुप जिनका उद्भव एक ही हो, जिनकी संरचना एक जैसी हो और जिनका कार्य भी एक जैसा हो। कोशिकाओं के ऐसे ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। ये आपकी पूरी परिभाषा बनती है और इस परिभाषा में 3 मेन वर्ड्स कौन कौन से हैं? ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी तरह आप टैक्सोनॉमी की परिभाषा याद कर सकते हो। टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान जो होता है, इसमें आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी क्या होती है? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना, नोमेनक्लेचर उसका नाम देना, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करना, ये सब क्या कहलाता है? ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, आपको इस तरह, ये आपके सामने मैंने 2 उदाहरण रखे हैं। तो एक उदाहरण आपका ऊतक को लेकर हो गया है और एक उदाहरण आपका टैक्सोनॉमी को लेकर हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 2 या 3 शब्दों में किसी भी चीज का हम अर्थ कैसे निकाल सकते हैं, या परिभाषा के 2-3 वर्ड्स वो कौन से हो सकते हैं जिनको हमें याद रखना है या याद कर लेना है। तो ये आपका पहली बात पूरी हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपके सामने परिभाषा या डेफिनेशन। किसी भी जो टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हो उसकी परिभाषा क्या है, जो बुक में लिखी हुई है। बुक वाली परिभाषा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें सभी वर्ड्स को बहुत ज्यादा अच्छे से अरेंज कर और बहुत अच्छे वर्ड्स जो बिल्कुल सही होते हैं वो लिखे होते हैं। यदि आप खुद से एक परिभाषा बनाने की कोशिश करते हो तो उसमें थोड़ी सी आप क्वालिटी में उसकी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो परिभाषा है 2 या 2.5 लाइन की परिभाषा आपको याद कर लेनी होती है। मैं चाहूंगा कि आप वो ही परिभाषा याद कर लें जो अच्छी, जो आपकी बुक में है, क्योंकि तब तक आपका इतना माइंड इतना अच्छे से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है कि आप एक अच्छी परिभाषा खुद से लिख सको। यदि आप खुद से लिख सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी। आप कोई भी बुक की लिखी हुई एक अच्छी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 2 या 2.5 लाइन की परिभाषा आपको करनी होती है। इसके अलावा 3rd नंबर पर आपके सामने है वर्गीकरण या प्रकार। वर्गीकरण या प्रकार यानी कि क्लासिफिकेशन या टाइप्स। कोई भी चीज है या कोई भी आपका जो टॉपिक है उसका वर्गीकरण क्या होता है। मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनका वर्गीकरण या जिनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ होता है आपकी किसी ना किसी बुक में, या उसके टाइप्स होते हैं कि भाई ये चीज है, इसके इतने प्रकार होते हैं। तो उसके प्रकार या उसका जो पूरा वर्गीकरण है वो आपको याद करना होगा। इन दोनों के साथ में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं और वो है विद्वान, यानी कि विद्वानों के नाम। कोई परिभाषा जो आपने याद की है वो किसी विद्वान के द्वारा दी गई, अगर आप याद करते हो तो उसमें विद्वान का नाम जरूर लिखें कि इस वैज्ञानिक या इस महापुरुष द्वारा ये परिभाषा दी गई, या ये जो वर्गीकरण है, या इस विद्वान ने इस टॉपिक के या इस पार्ट के इतने सारे टाइप्स बताए हैं। तो आपको ये याद करते हैं तो आपकी जो लिखते हो या जो आपकी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है कि आप विद्वानों का नाम दे रहे हैं। इसके साथ में आपको 4थे नंबर पर बताएंगे अब आपको, वो है उदाहरण। यानी कि एग्जाम्पल। किसी भी चीज का जो भी टॉपिक है आपका या जो परिभाषा दी है आपने या जो आपका प्रश्न है उसका जो क्या उदाहरण है, उसके एग्जाम्पल क्या है, आपको उसके उदाहरण देने ज्यादा जरूरी होते हैं। कम से कम 2 उदाहरण आप जरूर दें। तो उदाहरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे आपका पता चल जाता है कि आपने जो प्रश्न का जो उत्तर दिया है या जो आपने प्रश्न याद किया है, अगर आप उसका उदाहरण याद कर लेते हो तो आपको कोई भी टॉपिक होता है बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाता है। और जब एग्जाम में लिख कर आते हो उसके आंसर पर टिक करते हो या एंट्रेंस में पूछा जाता है अक्सर कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा। 5th नंबर, चित्र या डायग्राम। कोई भी टॉपिक है उसका डायग्राम, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम हमेशा आप याद करें और उसके बना बनाकर बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। डायग्राम जैसे कि मैं एक डायग्राम बना देता हूं, सेल। ये मैं जो चित्र बना रहा हूं, ये मैंने एक छोटा सा एक सिंपली एक सेल बना दी है। सभी चीजें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं उसमें, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, सेल पढ़े हम। इसमें ये क्या चीज है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बनाया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बनाए हैं लाइसोसोम्स। ये बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है इसमें न्यूक्लियोलस, और ये है न्यूक्लियस, और ये है आपकी गोल्जी बॉडी। मतलब जो इसके अंदर जितने भी नाम होते हैं, एक डायग्राम में कम से कम 5 नेम्स या जितने ज्यादा आप लिख सकते हैं, उन सभी नामों के ये जो नाम है ये सब आप जरूर लिखें, इन सबको जरूर याद करें और इन सब के बारे में 2-2, 3-3 या 5-5 पॉइंट्स आप याद जरूर करें। और इसके बाद में ये जो डायग्राम आपने बनाया है उसके नीचे ये चीज क्या है या कौन सा टॉपिक है, ये है सेल। सेल कौन सी है, सेल एनिमल सेल है ये। इस टॉपिक का नाम जरूर लिखें और इसको अंडरलाइन कर दें एक बार, तो ये और ज्यादा अच्छा होता है। डायग्राम में कौन कौन, ये सभी नाम को मेंशन करना, और डायग्राम आपने किस चीज का, ये चित्र किस चीज का बनाया, यह नाम लिखना जरूरी होता है। अब इसके बाद में 6ठे नंबर पर है आपका अभिक्रिया या रिएक्शन। अभिक्रिया या रिएक्शन। आपका जैसे कि बायोलॉजी की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है, या एक प्रक्रिया होती है आपकी जो रिएक्शन होती है वो है आपकी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है। इसके अलावा और बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में होती हैं। या जैसे कि ये हो सकती है आपकी 2H2 प्लस O2, इससे क्या बन जाता है आपका 2H2O। ये जो इस तरह करके जो रिएक्शन होती है आपकी, ये रिएक्शन को याद करना, ये सभी टॉपिक्स में, जिस भी टॉपिक में आपकी कोई भी रिएक्शन हो उसे याद करना, ये बहुत जरूरी होता है। एक चीज और है आपकी कि ये H का मतलब क्या है, 12th क्लास तक के आपके जो स्टूडेंट्स हो उनको सभी को ये लिखना होता है, या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को भी कई बार ये मेंशन करना होता है। H का मतलब क्या है, यहाँ पर इसे छोटा छोटा नीचे आप लिख दोगे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में लिया गया है आपको, ये गैस की फॉर्म में लिया गया है, या लिक्विड की फॉर्म में लिया गया है, या सॉलिड की फॉर्म में लिया गया है, ये भी आपको मेंशन करना होता है। ऑक्सीजन, O फॉर क्या है, ऑक्सीजन, ये किस चीज की फॉर्म में लिया गया, गैस की फॉर्म में लिया गया। और इससे बाद में यहाँ पर कोई कैटालिस्ट लिया गया है क्या, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट अगर लिया गया है, कैटालिस्ट या कोई और दूसरी चीज ली गई है तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और ये बाद में ये क्या चीज बनी है, ये बाद में आपका बना है लिक्विड, और लिक्विड क्या चीज बनी है आपका, वाटर बना है। तो ये चीज आपको सभी मेंशन करनी होती है, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप मेंशन कर सको रिएक्शन में वो सभी मेंशन करें। केवल रिएक्शन से आपको मार्क्स नहीं मिलते, ये बात आपको याद रखनी है। 6ठा नंबर हमारा पूरा हुआ है, और 7वें नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं अंतर या डिफरेंस की। अंतर या डिफरेंस, कोई भी दो चीजें होती हैं या दो टॉपिक होते हैं, इनके बीच में अंतर होता है या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, परागण एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है या क्या अंतर होता है। ये इस तरह के जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं सामने या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को कंप्लीट करें कि भाई आपका स्वपरागण और पर परागण
इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, और जब आप अंतर लिखते हो तो बड़ी अच्छे से साफ सुथरा लिखें। अंतर आपको कुछ ऐसे हमेशा बॉक्स बनाकर, जब भी अंतर लिखने वाला सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको एक ऐसे बॉक्स आपको बनाना होगा। उसमें आप यहाँ पर एक मार्क बनाएंगे फर्स्ट नंबर, और अपना जो भी टॉपिक है आप वो लिख दो। ठीक है, ये लिख दोगे आप। यहाँ पर फर्स्ट नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर एक एरो बनाकर आप अपना काम कर सकते हो। फिर बाद में एक लाइन लीव करोगे, 2 पॉइंट लिखोगे, या आप 2 सेकंड पॉइंट लिख देंगे, इसका एरो बनाकर ही सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पर भी। इसके बाद में एक लाइन और लीव करोगे तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, एक लाइन फिर छोड़कर फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है। कम से कम 4 पॉइंट या इससे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर अंतर पूछ लिया जाए तो आपको ज्यादा लिखना होगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी 2 टॉपिक अगर आपको समान समान से लगते हैं तो उसमें आप अंतर जरूर ढूंढे कि इन 2 चीजों में अंतर क्या होता है, और अंतर कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, क्योंकि अंतर वाला जो सवाल है वो 1 नंबर का कभी नहीं आता है, कम से कम 2 नंबर का आता है। और 2 नंबर का अगर अंतर वाला सवाल आ जाए, या आपको अपनी एजुकेशन को या अपनी जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए कम से कम 4 पॉइंट तो आपके सामने होने चाहिए। 2 नंबर के सवाल में आपको कम से कम 4 अंतर लिखने होते हैं, और सबसे लास्ट में 4 अंतर हो जाने के बाद में अलग से 5वां पॉइंट आपको बताना होता है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, कि इसका क्या उदाहरण है और इसका क्या उदाहरण है। उदाहरण हमेशा याद रखना है, 2 उदाहरण इसके और 2 उदाहरण इसके, ये आपको लिखना होता है। ये आपका क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका होता है। टेबल आपको कुछ इस तरह बनानी है, किस चीज में, अंतर में। इसके अलावा बात करता हूं मैं अंतर के बाद में सारणी या टेबल। अगला नंबर हम शुरू करते हैं सारणी या टेबल जो होती है आपकी, सारणी बोलते हैं आपको टेबल को, या कोई ग्राफ जो होता है आपकी बुक में। जहां भी कोई भी टेबल बनी है, जिस तरह हमने एक डिफरेंस बनाया था, इस तरह करके कोई भी टेबल बनी हो सकती है कि ये चीज है, कोई भी टेबल है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, etc। कोई भी टेबल अगर आपकी बुक में बनी हुई है, कोई भी सारणी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, या मैथ्स के अलावा मैथ्स में हो सकती है। जैसे कि मैथ्स में टेबल होती है आपकी अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इस तरह करके। या कि हिंदी में भी अगर आपकी कोई टेबल अगर आपको मिल जाती है, हालांकि इम्पॉसिबल है या हो सकता है, ठीक है ना, या आप कोई टेबल खुद से बना ले। टेबल आप उसमें हिंदी में कैसे बना सकते हो, कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है, कोई भी 5 इंपॉर्टेंट कवि लीजिए आप, या 10 कवि ले लीजिए आप, जिनकी आपको जीवन परिचय या जीवन गाथा आपको याद करनी है। उन सभी 6 या 10 जितने भी आपने लिए हैं उन सभी का नाम लिख लीजिए। यहां पर आप उनका जन्म लिख लीजिए, कवि का नाम, उनका जन्म, इसमें आप लिख लीजिए मृत्यु, इसमें आप लिख लीजिए उनके द्वारा लिखी गई कोई रचना, कोई जो कविता है उनकी वो, या इनके माँ बाप का नाम। इस तरह कर कर आप कोई एक टेबल खुद बना सकते हो, लेखकों की, कवियों की, हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी और बुक में अगर आपकी कोई टेबल नहीं है तो आप खुद से टेबल बना सकते हो। किसी अपनी जितनी भी जो नॉलेज है वो आपको कैसे तैयार करनी है, या आपको अपने आपको एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, या नेट के एग्जाम के लिए, यानी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयार करना है, इन्हीं सब पॉइंट्स के द्वारा याद करना है। टेबल बनाना, ग्राफ बनाए। पहले हमने बात करी थी 2-3 शब्दों में अर्थ बनाए, परिभाषा, वर्गीकरण या प्रकार। और ये परिभाषा या वर्गीकरण या ये प्रकार किस विद्वान ने दिए, साथ में उसका नाम, उदाहरण कम से कम 2 उदाहरण हो, चित्र आपका यानी डायग्राम बना हुआ हो, अभिक्रिया कोई रिएक्शन है तो वो जरूर हो, अंतर जरूर याद करें, सारणी या ग्राफ बनाकर याद करें। मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कभी कभी बायोलॉजी में भी ग्राफ होते हैं, तो उन ग्राफ को 1 या 2 ग्राफ में पूरी बुक में तो पॉसिबिलिटी है कि वो पूछा जा सकता है। पूरी बुक में मानने की बात है 10 अंतर हैं या 20 अंतर हैं, 20 में से 1 या 2 तो पूछ ही लिए जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसका ढूंढने का भी एक तरीका बन जाता है। पूरी बायोलॉजी में 4 या 5 या मुश्किल से हद 10 रिएक्शन है मानने की बात है, ये ज्यादा हो सकती हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 या 2 रिएक्शन जरूर पूछी जा सकती है। ठीक,
इसी तरह 9th पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट आपका क्या हो सकता है, हो सकता है सूत्र या डेरिवेशन। सूत्र या डेरिवेशन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, या मैथ्स तो पूरा सूत्र के आधार पर ही होता है, कोई भी सवाल बिना सूत्र के नहीं होता। आप सभी सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद करने का फायदा यह होगा, यदि आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे, आप कम से कम उसके अंदर जो क्वेश्चन में जो मेंशन चीजें हैं वो लिखें और उसके बाद उसका सूत्र लिखें। सूत्र के हिसाब से फिर जो भी चीजें मेंशन क्वेश्चन में की गई थी उनको लिखें, फिर सोल्व करने की आप कोशिश करें। तो सूत्र लिखने के भी आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं यदि आपका आंसर गलत होता है। तो इस तरह बायो में एक बात करें तो 1 या 2 फॉर्मूलाज होते हैं वहां पर भी, जैसे कि डेंटल फॉर्मूला होता है, दंत सूत्र 2 1 2 3 2 1 2 3 गुणा, या ऐसे बना लेते हैं 2/2, इस तरह 16/16 बराबर 32, कुछ इस तरह कर एक दंत सूत्र होता है। तो बायोलॉजी में भी सूत्र होता है, या और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप सूत्र होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप सूत्र जितने भी हैं वो सब एक अलग से एक छोटी नोटबुक बना सकते हैं, आप उसके अंदर से एक साथ लिख सकते हैं। और डेरिवेशन यानी कि ये जो सूत्र है ये कैसे बना है, फिजिक्स में अक्सर बहुत ज्यादा डेरिवेशन होता है और केमिस्ट्री में भी काफी होता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है डेरिवेशन। इसका मतलब है ये सूत्र बना कैसे है, कहां से आया है, आप सूत्र बनाना सीखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार यदि आप सूत्र भूल जाएं तो डेरिवेशन से आप सूत्र अपना याद कर सकते हो वापस। ये 9वां पॉइंट हो गया आपका सूत्र या डेरिवेशन। इसके बाद में आप बात करते हैं हम आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व, इसका मतलब होता है फायदा या नुकसान। फायदा या नुकसान। आपका कोई भी टॉपिक है जो आपने पढ़ा है, उस चीज का क्या फायदा है आपको, उसको आपने पढ़ा क्यों है, या उसका आपको क्या क्या फायदा होने जा रहा है, या उसका जो नुकसान है। ठीक है, ये दोनों चीजें ये आप जरूर याद करें। किसी भी टॉपिक में अक्सर होते हैं, और या कई बार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है कि इसके आर्थिक महत्व लिखिए, इसके क्या फायदा हुआ था। इतिहास में भी कई बार ऐसा होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपकी एसएसटी होती है, या बायोलॉजी में भी आते हैं आर्थिक महत्व कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 फायदों के नाम बताएं, या बैक्टीरिया से होने वाले 2 नुकसान बताएं, या किसी वायरस से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताएं। इस तरह कर ये आपके आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर्थिक महत्व जरूर याद करें। और 11वां पॉइंट है आपके सामने ट्रिक, ट्रिक्स। कोई भी टॉपिक आप याद करते हो तो उसकी ट्रिक हमेशा जरूर बनाएं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में 2 या 3 शब्दों में अर्थ बताया था, वो एक ट्रिक के जरिए ही बताया था। ट्रिक उसमें याद रखने की क्या थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था टिश्यू, टिश्यू की जो आपको याद करने की ट्रिक थी, 3 वर्ड थे, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, OSF। इससे आप पूरी टिश्यू की डेफिनेशन याद कर सकते हो। O फॉर ओरिजिन, S फॉर स्ट्रक्चर, F फॉर फंक्शन। यह आपको बताया था मैंने टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आपको 3 जो वर्ड्स बताए थे वो थे INC। INC जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी भी है। इसके आधार पे आपको बताया था मैंने ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्या बन जाता है, ये टैक्सोनॉमी बन जाता है। इसके अलावा आप डीएनए याद कर सकते हो। डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो एक न्यूक्लिक एसिड में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। 3 कौन कौन सी हैं, 3 होती हैं, BSP। BSP ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में या और दूसरे राज्यों में है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है भी BSP, बसपा जो बहन जी मायावती हैं उनकी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और इस तरह आप डीएनए को याद कर सकते हो, बेस, शुगर,
फॉस्फेट। बेस कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस। शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर। और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है। क्या है ये? डीएनए। डीएनए को याद करने के लिए बीएसपी, ये 3 लेटर्स के जरिए आप पूरा याद कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी ट्रिक्स आप अपनी खुद बना सकते हैं, या आपको हमारे बाद में 12 नंबर पर पढ़ते हैं हम लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब से पिछले 5 सालों में, जैसे कि अगर हम 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि 10वीं का बोर्ड तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पिछले 10-5 सालों के अंदर जो 10वीं के बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप जरूर तैयार कर लें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और अभी 2020-21 सेशन में आप एग्जाम देने जा रहे हो, या जो 12th क्लास के या और दूसरे बोर्ड्स के या किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं उनको जरूर उठाकर देखें, उनको जरूर याद करें। एंट्रेंस के लिए आपको लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी हो सकती है। तो पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर सोल्व करें। उनके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको किस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, या किस किस तरह के क्वेश्चंस इस साल आने वाले हैं। यदि आप पिछले 5 सालों के पेपर देख लें, उससे आपको खुद आइडिया हो जाता है कि अब इस साल आने वाले साल में कौन कौन से सवाल या किस तरह का पेपर आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 में मैं आपको बताऊंगा एक बुक का नाम। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, या सर ये टॉपिक इस बुक में ऐसे दिया है, इस बुक में ऐसे दिया है, हम कैसे तैयार करें, कौन सा वाला ज्यादा सही है। रेफरेंस बुक्स अगर हम पढ़ते हैं तो अलग अलग राइटर थोड़ा अलग अलग तरीके से आपके क्लासिफिकेशन या डेरिवेशन बता देते हैं, या और बहुत सारी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया जाता है, ये थोड़ा एडवांस बता दिया जाता है, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे अच्छी एक ही किताब का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, और वो है NCERT। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा किसी दूसरी वीडियो में। तो एनसीईआरटी की बुक्स को आपको पढ़ना होता है। एनसीईआरटी की बुक्स पर आप सबसे ज्यादा फोकस करें। सबसे अच्छा क्या है, आप जो जिस क्लास के स्टूडेंट हो आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है ये भी आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है कि जो न्यू सिलेबस है इस साल के लिए वो क्या है, या नेक्स्ट ईयर का आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आप इसी में देख सकते हैं। वीडियो के अंदर एक वीडियो आपको बता दी गई है। एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करनी है वो आपको बताया जा चुका। और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस देखें आप अपना कि भाई ये सिलेबस है, इतने चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक हैं। और ये चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, मानने की बात है 10 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 10 पॉइंट आप याद करें अच्छे से। एनसीईआरटी में देख लें क्या है 10 ही पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन होंगे एनसीईआरटी में। इन सभी टॉपिक्स को याद कर लें। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करें, या मेरे साथ में कमेंट्स बॉक्स में आकर आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक्स में से देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सभी को याद कर लेना है। सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं आपको सभी को क्लियर करना है। जितने भी फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, एग्जाम्पल या जो भी कुछ है, वर्ड टू वर्ड, फर्स्ट वर्ड से लेकर फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट चैप्टर के लास्ट वर्ड तक आपको सभी कुछ क्लियर करना है। और यह है एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका और एनसीईआरटी अपने सिलेबस को तैयार करने का तरीका, या बोर्ड के एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको अपना आपको तैयार करना है। तो एनसीईआरटी की एक एक वर्ड को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। इसके बाद में आप बात करते हैं 14 पॉइंट्स की। यह है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये सब चीजें आप एक बुक में नहीं मिलेंगी, या एनसीईआरटी में भी आपको मिल रही हैं तो आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्जाम टाइम में आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करना है आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? खुद के। सेल्फ वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, सेल्फ नोट्स। आपको किसी और दूसरे स्टूडेंट से नहीं लेना है, कोई भी नोट्स नहीं लेना है, अपने नोट्स आपको खुद तैयार करने हैं। जब आप ये सब चीजें इसी अनुसार
आप लिखते हो एनसीईआरटी बुक में से, और साथ में किसी रेफरेंस बुक की आप साथ में थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हो, या आपकी जो टीचर है, स्कूल टीचर है या ट्यूशन टीचर है, आपको जो पढ़ा रहे हैं, या मेरे ही लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो वहां से कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हो एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट्स कई बार पढ़ते हुए परेशान हो जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। बायो की एनसीईआरटी बहुत आसान होती है, केमिस्ट्री की सबसे आसान पड़ती है, फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। इसके अलावा और दूसरे सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट की आपको थोड़ी इजी लगेगी तो किसी सब्जेक्ट की आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी। हालांकि यदि आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे क्लियर करते चले तो आपको सब क्लियर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सब पॉइंट्स आपको उसमें नोट करने हैं टॉपिक वाइज। तो ये है आपके सेल्फ नोट्स, अपने नोट्स खुद के तैयार करें। जब आप नोट्स खुद के तैयार करते हैं तो उसमें हर चीज को एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, चीजें आपको खुद अच्छे से समझ आती हैं, क्लियर होती हैं, और आपको साथ के साथ याद भी हो जाती हैं। तो इसमें याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और आप भूलते कम हो। जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो आप टॉपिक्स को भूलते बहुत कम हो। दूसरे के टॉपिक को, दूसरे के जो नोट्स होते हैं, किसी और आपके फ्रेंड के द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, उनको आप देखकर याद कर भूल सकते हो, लेकिन जो आप खुद बनाओगे उनको बहुत कमी के साथ में भूलोगे। भूलते तो हैं लेकिन बहुत कम। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 15th पॉइंट जो है आपका, वो क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर टॉपिक तो याद किया था या चैप्टर याद किया था या पूरी बुक याद कर ली लेकिन मैं भूल गया हूं। आपने याद ही नहीं किया था, मैं बात कहूंगा आपको, आपने याद ही नहीं किया था। याद करने का मतलब क्या होता है, आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, समझ लिया है और आपको वो याद हो चुका है। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक टॉपिक को आपको रीडिंग करना होता है एक दिन में, नेक्स्ट डे आप क्या करें, उस टॉपिक के नोट्स बनाने शुरू करें। पहले दिन आपने क्या किया है, टॉपिक को रीड किया है केवल, नेक्स्ट डे आपने टॉपिक को नोट्स बनाने शुरू किया है। 2 या 3 दिन आपको नोट्स बनाने में लग जाते हैं। इसके बाद में 2 दिन या 3 दिन तक आप उस टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। जैसे कि कोई एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, पूरे चैप्टर की बात करता हूं, मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों में आपको ने उस चैप्टर को केवल रीड किया है, समझा है, आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट है अपने टीचर से क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 डेज आपको लगते हैं नोट्स बनाने में। फ्राइडे के बाद में सैटरडे, संडे या नेक्स्ट मंडे, इन 3 दिन में आप उसे लर्न करते हो। सैटरडे एंड संडे में आप लर्न कर लेते हो और मंडे में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है या रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवीजन। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक बार याद करना है, किसी भी टॉपिक को आपको केवल एक बार याद करना है, लेकिन उसे 10 बार रिवाइज करना है। कितनी बार, 10 बार कम से कम आपको रिवाइज करना होगा, या जितनी बार ज्यादा से ज्यादा, मैं कहूं कि बल्कि एक बार याद करो और 100 टाइम्स आप उसे रिवाइज करो। रिवाइज करना यानी कि दोहराना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। और जैसे कि अगर आप बोलेंगे सर ये तो एक ही चैप्टर हुआ है, बाकी और सब्जेक्ट का क्या होगा। आप एक चैप्टर आपने मंडे ट्यूसडे पढ़ा था, कितना टाइम लगा था आपको, 1 घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटा, 2 दिन, दोनों दिनों में 2 घंटे मंडे, 2 घंटे ट्यूसडे। बाकी और टाइम में आप किसी दूसरे चैप्टर की रीडिंग करोगे, किसी दूसरी बुक के चैप्टर की आप नोट्स बनाओगे या किसी बुक में आप याद करोगे। 4 काम आपको डेली करना है। ये एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए या किसी भी एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 4 काम या 4 वर्क्स वो कौन कौन से है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। पहला काम है आपका रीडिंग, पढ़ना। दूसरा काम है आपका राइटिंग। राइटिंग का मीनिंग है यहां पर नोट्स बनाने से। और थर्ड वो काम वर्क है आपका लर्निंग, यानी कि याद करना। और फोर्थ वर्क है आपका रिवीजन, यानी कि दोहराना। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये 4 काम डेली करने चाहिए। डेली कुछ नया पढ़ें, किसी भी बुक का, कोई भी चैप्टर का, कोई भी पोर्शन आप उसे रीड जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं। थोड़े से नोट्स आप डेली बनाते रहें। मानने की बात है, आपने फिजिक्स में रीडिंग के लिए है, केमिस्ट्री में आपने नोट्स बना लिए हैं, और बायोलॉजी में आपने याद किया है, और रिवीजन किया है अपना इंग्लिश का या हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का आपने रिवीजन किया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका 15th पॉइंट।
एक बार याद करो, लेकिन 10 बार या 100 बार आप उसे रिवाइज करो। ये आपका स्टूडेंट के लिए क्या है, 15 पॉइंट्स। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ में, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।